नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम IS पॉइंट यूट्यूब चैनल पर NCERT क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज को देखेंगे। आप सबसे पहले जो है चैप्टर 4 के जो मैप है 4.5 उसको ओपन कर लें और उसमें देखें ध्यानपूर्वक। इसमें बताया गया है कि जो अटलांटिक महासागर का मध्यवर्ती भाग है उसके तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा मूव की है और यह जो है आगे हिंद महासागर तक जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बढ़ जाती है। ये रहा, देखिए ये अटलांटिक ओशंस है आपका और इसके तट रेखा के ठीक पैरेलल जो है एक बिंदु रेखा मूव की है और यह जो है इंडियन ओशन, इंडियन कॉन्टिनेंट के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में जो है बढ़ जाती है और जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है। ये रहा, और जो दूसरी है वो म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। और यह जो है भूकंपी सकेंद्र का पहला क्षेत्र है और भूकंपी सकेंद्र का जो दूसरा क्षेत्र है जो कि शेडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। ये देखिए, ये है। जनरली मध्य महासागरीय तटों के क्षेत्र में जो भूकंप के उद्गम केंद्र होते हैं वो कम गहराई पर होते हैं। जो रिजेस के पास भूकंप के केंद्र होते हैं वो कम गहराई पर पाए जाते हैं, जबकि जो अल्पाइन हिमालय पट्टी होती है वहाँ पर भूकंप के उद्गम केंद्र जो होते हैं वो अधिक गहराई पर पाई जाती है और प्रशांत महासागरीय किनारों पर भी ये केंद्र अधिक गहराई पर पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये देखिए, जो ये है ये इसको अभिसरण सीमा कहा जाता है। ये अभिसरण सीमा आप देख रहे हैं, ये पैसिफिक ओशंस है, ये आपका पैसिफिक ओशंस है और पैसिफिक ओशंस के किनारों के ठीक किनारों के साथ साथ जो है ये पास करती है और ये जो क्षेत्र हैं ये रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिसके कारण इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है सागरीय अधिस्थल का विस्तार। तो इस थ्योरी में जो है कई तथ्यों को उजागर किया गया है। इसमें बताया गया कि जो मध्य महासागरीय कटक है उसके साथ साथ जो ज्वालामुखी उद्गार है वो एक सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में जो है बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। जैसे ये रिजेस है तो इसमें से जो है लावा बाहर निकलता है। जब लावा बाहर निकलता है तो ये ठंडा होकर के चट्टान का निर्माण करता है। तो जो यहाँ पे और जब ये निकलेगा तो ये क्षेत्र ज्वालामुखी या रिजेस के जो है चारों तरफ एक साथ में ही लावा निकलेगा, तो जो उसके चट्टान के बनने का जो समय है वो सेम होता है दोनों साइड का, रिजेस के जो है दोनों साइड का, और उसकी जो संरचना होती है चट्टान की, संगठन होता है वो भी सेम होता है। और जो महासागरीय कटक होते हैं उनके समीप की जो चट्टानें होती हैं, ये रिजेस हैं, इनके समीप की जो चट्टानें होती हैं उसमें नॉर्मल पोलैरिटी पाई जाती है और जो ये चट्टानें होती हैं वो नवीनतम होती हैं। और जैसे जैसे रिजेस से दूर जाएंगे तो वहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों की उम्र भी या आयु जो होती है वो अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिजेस से जो लावा निकलता है वो कंटिन्यू निकल रहा है और वो यहाँ पे न्यू चट्टानें लगातार बन रही हैं और जो नई चट्टानें हैं वो पुरानी चट्टानों को ऐसे पीछे की ओर धकेल रही हैं। तो जो पुरानी चट्टानें हैं वो एकदम पीछे चली जा रही हैं और यहाँ पे लगातार नई चट्टानें इसकी तुलना में बनती जा रही हैं। और एक रिसर्च किया गया जिसमें पाया गया कि जो महासागरीय परपटी की चट्टानें होती हैं वो महाद्वीपीय
पर्पटी की चट्टानों की अपेक्षा में अधिक न्यू होती है और महासागरीय पर्पटी की चट्टानें जो हैं कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। जो ये महासागरीय चट्टानें हैं कहीं भी जो है 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो पुरानी चट्टानें हैं जो एकदम पीछे की ओर जा रही हैं तो वो सबडक्शन जोन में चली जा रही हैं, जिसकी वजह से ये है मैग्मा फिर से बन जाता है। गहरी खाइयों में जो ये गहरी खाई हैं आप देख रहे हैं, गहरी खाइयों में जो भूकंप के उद्गम होते हैं वो अधिक गहराई पर पाए जाते हैं और जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में जो भूकंप उद्गम केंद्र होता है वो कम गहराई पर विद्यमान है। तो इन्हीं फैक्ट और महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस महोदय ने सन 1961 में एक हाइपोथेसिस प्रस्तुत की जिसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और हेस महोदय के अनुसार जो महासागरीय कटक है उनके शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय पर्पटी में विभेदन हुआ और नया लावा जो है इस दरार को भरकर महासागरीय पर्पटी को दोनों तरफ धकेल रहा है और इस प्रकार महासागरीय अधिस्थल का जो है विस्तार हो रहा है। तो महासागरीय पर्पटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय पर्पटी के क्षेपण की बात कही। तो हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी पर्पटी से नई पर्पटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। जैसे देखिए ये रीजेस है, यहाँ से लावा लगातार निकल रहा है और नई चट्टानों का जो है निर्माण होता रहा है और इससे जो हमारा सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। इस वजह से इस थ्योरी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है। और जो पुरानी चट्टानें हैं वो जो एकदम पीछे की ओर जा रही हैं तो वो प्लेट जो है वो नीचे की ओर धंस रही है जिससे वो क्षय हो रहा है, सबडक्शन जोन में जा रहा है और वो फिर से मैग्मा बन जा रहा है। तो इधर एक तरफ जो है निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ जो है विनाश हो रहा है। कटक जो है वो नई चट्टानों का निर्माण लगातार कर रहा है जिससे जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है लगातार और दूसरी तरफ जो है ये सबडक्शन जोन में जाकर के क्षय हो रहा है और ट्रेंच का जो है निर्माण कर रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स। तो जब सागरीय तल विस्तार की अवधारणा आई तो उसके पश्चात विद्वानों के अंदर जो है महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। तो सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। तो सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन इन तीनों ने जो है मिलकर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध जो विचार थे उसको समन्वित कर एक कॉन्सेप्ट जो है प्रस्तुत किया जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। तो जो विवर्तनिक प्लेट होते हैं विवर्तनिक प्लेट को लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। तो जो विवर्तनिक प्लेट होता है वह क्या होता है, वह ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड है। कैसा है? ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है और यह महाद्वीप और महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना होता है। जो ये प्लेटें होती हैं ये स्टेनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था या हॉरिजॉन्टली में मूव करती है। स्थलमंडल में पर्पटी एवं ऊपरी मंडल को जो है सम्मिलित किया जाता है। तो जो स्थलमंडल होता है उसमें क्रस्ट प्लस जो अपर मेंटल होता है उसको सम्मिलित किया जाता है और जिसकी मोटाई जो होती है महासागरों में वो 5 से 100 किलोमीटर होती है और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कह सकते हैं, लेकिन कब? जब उस प्लेट का अधिकतर भाग क्या हो, महासागर या महाद्वीप से संबंधित हो। तो उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं जैसे प्रशांत प्लेट है। तो प्रशांत प्लेट कैसा प्लेट है? ये महासागरीय प्लेट है। और जो यूरेशियन प्लेट है वो कैसा प्लेट है? वो एक महाद्वीपीय प्लेट है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार जो पृथ्वी का स्थलमंडल है वो 7 मेजर प्लेट और कुछ जो है छोटी प्लेटों में डिवाइड किया गया है।
नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाई और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को जो है सीमांकित करते हैं। तो जो 7 मेजर प्लेट हैं वो कौन कौन सी हैं, आप ये नोट कर लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि 7 बिग या मेजर प्लेट का नाम बताएं, या ऑप्शन दे देता है कि इसमें से कौन सा मेजर प्लेट है। तो आप इसे ज़रूर से लिख लीजिए। तो जो मेजर प्लेट हैं वो है अंटार्कटिक प्लेट। जो पहला है वो है अंटार्कटिक प्लेट। दूसरा है उत्तर अमेरिकी प्लेट। तीसरा है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। और चौथा है प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। छठा है अफ्रीकी प्लेट। और जो सातवां है वो है यूरेशियाई प्लेट। कुछ जो है छोटी प्लेटें हैं, जैसे कोकोस, नाजका, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फूजी प्लेट। ये जो है 6 ये छोटे प्लेट हैं। छोटे प्लेट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कोकोस प्लेट जो है कहाँ पर है या कहाँ पे पाई जाती है। तो यह प्लेट जो कि मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। इन प्लेट को मैं आपको एक बार मैप में अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, ये यूरेशियाई प्लेट है, ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, ये अफ्रीकी प्लेट है, ये अटलांटिक, अंटार्कटिक प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट। जो छोटे प्लेट हैं वो है जुआन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट। इस प्रकार से अन्य प्रकार के भी प्लेट हैं। एक प्लेट देखिए छूट गया है, ये है जावा ट्रेंच के पास इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ये छोटी प्लेट है कैरोलिन प्लेट। तो इसको आप एक बार मैप में अच्छे से देखिए और मैप के थ्रू इसको याद करने का प्रयास करें। ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के जो है पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। वेगनर की संकल्पना कि केवल महाद्वीप गतिमान है, ये सही नहीं है। वेगनर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें बताया गया कि केवल महाद्वीप ही गतिमान है, ये सही नहीं है। क्योंकि पहले जो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई नहीं थी। जब ये आ गई तो ऐसा माना जाता है कि केवल महाद्वीप ही गतिमान है, केवल महाद्वीप ही गति कर रहा है, तो ये सही नहीं है। महाद्वीप जो है एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट जो है वो मूव करती है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही है और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। विभिन्न कालों के महाद्वीपीय भागों की स्थिति को जो है उसमें दर्शाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे पैंजिया कहते हैं। बाद की खोजों ने जो है ये स्पष्ट किया कि जो महाद्वीपीय पिंड है वो जो प्लेट के ऊपर स्थित है वो भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था। तो बाद की खोजों ने यह बात जो है स्पष्ट कर दिया या क्लियर कर दिया कि जो महाद्वीपीय पिंड है जो प्लेट के ऊपर स्थित है ये भूवैज्ञानिक काल से ही मूव करती हैं या चलायमान थे। और अब जो है पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था। जो पैंजिया का जो निर्माण हुआ था वो अलग अलग जो महाद्वीपीय खंड है उनके अभिसरण से बना था, जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पैलियोमैग्नेटिक आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आकी गई है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। कौन कौन से? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और तीसरा जो है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होता है? जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्लेट हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में ऑपोजिट साइड में जो है अलग हटती हैं और यहाँ पे जो है जब ये दूर जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे लावा आएगा या फिर तो जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर आएगा, तो यहाँ पे जो है नई परपटी का निर्माण होता है। उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। तो इस प्रकार के प्लेट को जो है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज या अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से
प्लेट एक दूसरे से दूर हट रही है, जैसे ये स्थान है, यहाँ से दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हट रही हैं, तो उस स्थान को स्प्रेडिंग साइट कहते हैं। अब सारी सीमा का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूपर्पट्टी नष्ट होती है, जैसे एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, इस प्रकार से एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ जाए, धंसती है और जहाँ भूपर्पट्टी जो है वो नष्ट होती है। क्लियर आप देखें ऐसे, जैसे ये एक प्लेट है और एक प्लेट जो दूसरी प्लेट है वो इस प्रकार है। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूपर्पट्टी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है, जैसे ये प्लेट है और यहाँ पर जो है धंस रही है, तो इसको जो है क्या कहेंगे, सबडक्शन जोन। इस एरिया को सबडक्शन जोन कहते हैं। तो अभिसरण जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है, या तो वह महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट हो उनके बीच में, जो दूसरा है वो महासागरीय प्लेटों के बीच में, यानी दोनों जो प्लेट हो वो महासागरीय प्लेट हो, और जो तीसरा है वो या तो दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहाँ न तो नई परपट्टी का निर्माण होता है और न ही परपट्टी का विनाश होता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है कि न तो नई परपट्टी का निर्माण होता है और न ही परपट्टी का जो है विनाश होता है, तो उनको क्या कहते हैं, रूपांतर सीमा। और इसका जो कारण है, इस सीमा पर प्लेटें जो एक दूसरे के साथ जो है वो क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश 2 प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। तो जो ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स होते हैं ये मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। तो जो कटकों के शीर्ष होते हैं, जो रीजेस होते हैं, उनके शीर्ष पर एक ही समय पे सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। फिर नेक्स्ट है रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो जो आर्कटिक कटक की प्रवाह दर है वो सबसे कम है, वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर है। और जो सबसे अधिक है वो ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार है, जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है। जो इसकी प्रवाह दर है वो सर्वाधिक है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। फिर है फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट। तो जो प्लेट मूव करता है उसके लिए कौन कौन से फोर्स जो है उत्तरदायी होते हैं। तो जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी जो है एक ठोस गति रहित पिंड है। पृथ्वी कैसी है, एक ठोस है, गति रहित पिंड है। सागरीय अधस्तर विस्तार और प्लेट विवर्तनिक दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है और प्लेट टेक्टोनिक्स, इन दोनों कॉन्सेप्ट ने इस बात पर फोर्स किया कि जो पृथ्वी का धरातल है वह भूगर्भ है, दोनों ही स्थिर नहीं है, दोनों ही क्या है, गतिमान है। प्लेट विचरण करती है, यह आज एक अकाट्य तथ्य। जो हमारा प्लेट है वो मूव करती है, यह एक अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना गया है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही है। तो प्लेट के नीचे जो चलायमान चट्टानें हैं वो कैसे मूव कर रही है, वृत्ताकार रूप में। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। तो हमने थ्योरी में पढ़ा कि जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर आता है और वह धरातल पर पहुंचता है, ठंडा हो जाता है और जम जाता है, फिर वो गहराई में, वह चट्टान जो है गहराई में जा कर के फिर नष्ट हो जाता है। तो यही चक्र जो है बार बार दोहराया जाता है और ये एक चक्र का रूप धारण कर लेता है और इस चक्र को जो है कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम है, रेडियोधर्मी। तो जो पृथ्वी है उसके अंदर उत्पत्ति जो जनरेट हो रहा है उसका 2 माध्यम है, 2 माध्यमों से वो टेम्परेचर जो है उत्पन्न होता है, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्टता। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को जो है प्रतिपादित किया था, जिसने बाद में हैरी हेस की जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट है उसको प्रभावित किया।
दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रभावित करता है। तो जो प्लेट है, प्लेट के नीचे क्या है, मेंटल है, कैसा है, वह दुर्बल है और उष्ण है, और इसी के कारण जो प्लेट है वो मूव करता है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। आप सभी का फिर से बहुत धन्यवाद। प्लेट टेक्टोनिक्स। तो जब सागरी तल विस्तार की अवधारणा आई तो उसके पश्चात विद्वानों के अंदर जो है महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। तो सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। तो सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, इन तीनों ने जो है मिलकर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध जो विचार थे उसको समन्वित कर एक कॉन्सेप्ट जो है प्रस्तुत किया, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। तो जो विवर्तनिक प्लेट होते हैं, विवर्तनिक प्लेट को लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। तो जो विवर्तनिक प्लेट होता है वह क्या होता है, वह ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड है। कैसा है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है, और यह महाद्वीप और महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना होता है। जो ये प्लेटें होती हैं ये स्टेनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था या हॉरिजॉन्टली में मूव करती है। स्थल मंडल में पर्पटी एवं ऊपरी मंडल को जो है सम्मिलित किया जाता है। तो जो स्थल मंडल होता है उसमें क्रस्ट प्लस जो अपर मेंटल होता है उसको सम्मिलित किया जाता है, और जिसकी मोटाई जो होती है महासागरों में वो 5 से 100 किलोमीटर होती है और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कह सकते हैं, लेकिन कब, जब उस प्लेट का अधिकतर भाग क्या हो, महासागर या महाद्वीप से संबंधित हो। तो उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं जैसे प्रशांत प्लेट है। तो प्रशांत प्लेट कैसा प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, और जो यूरेशियन प्लेट है वो कैसा प्लेट है, वो एक महाद्वीपीय प्लेट है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार जो पृथ्वी का स्थलमंडल है वो 7 मेजर प्लेट और कुछ जो है छोटी प्लेटों में डिवाइड किया गया है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाई और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को जो है सीमांकित करते हैं। तो जो 7 मेजर प्लेट हैं वो कौन कौन सी हैं, आप ये नोट कर लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि 7 बिग या मेजर प्लेट का नाम बताएं, या ऑप्शन दे देता है कि इसमें से कौन सा मेजर प्लेट है। तो आप इसे ज़रूर से लिख लीजिए। तो जो मेजर प्लेट हैं वो है अंटार्कटिक प्लेट। जो पहला है वो है अंटार्कटिक प्लेट। दूसरा है उत्तर अमेरिकी प्लेट। तीसरा है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, और चौथा है प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। छठा है अफ्रीकी प्लेट, और जो सातवां है वो है यूरेशियाई प्लेट। कुछ जो है छोटी प्लेटें हैं जैसे कोकोस, नाचका, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फूजी प्लेट। ये जो है 6 ये छोटे प्लेट हैं। छोटे प्लेट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कोकोस प्लेट जो है कहाँ पर है या कहाँ पे पाई जाती है। तो यह प्लेट जो कि मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। इन प्लेट को मैं आपको एक बार मैप में अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, ये यूरेशियाई प्लेट है, ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, ये अफ्रीकी प्लेट है, ये अटलांटिक, अंटार्कटिक प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट। जो छोटे प्लेट हैं वो है जॉन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, नाचका प्लेट। इस प्रकार से अन्य प्रकार के भी प्लेट हैं। एक प्लेट देखिए छूट गया है, ये है जावा ट्रेंच के पास इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ये छोटी प्लेट है कैरोलिन प्लेट।
तो इसको आप एक बार मैप में अच्छे से देखिए और मैप के थ्रू इसको याद करने का प्रयास करें। ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के जो है पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। वेगनर की संकल्पना कि केवल महाद्वीप गतिमान है, ये सही नहीं है। वेगनर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें बताया गया कि केवल महाद्वीप ही गतिमान है, ये सही नहीं है। क्योंकि पहले जो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई नहीं थी, जब ये आ गई तो ऐसा माना जाता है कि केवल महाद्वीप ही गतिमान है, केवल महाद्वीप ही गति कर रहा है, तो ये सही नहीं है। महाद्वीप जो है एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट जो है वो मूव करती है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही है और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। विभिन्न कालों के महाद्वीपीय भागों की स्थिति को जो है उसमें दर्शाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट जिसे पैंजिया कहते हैं। बाद की खोजों ने जो है ये स्पष्ट किया कि जो महाद्वीपीय पिंड है वो जो प्लेट के ऊपर स्थित है वो भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था। तो बाद की खोजों ने यह बात जो है स्पष्ट कर दिया या क्लियर कर दिया कि जो महाद्वीपीय पिंड है जो प्लेट के ऊपर स्थित है ये भूवैज्ञानिक काल से ही मूव करती है या चलायमान थे और अब जो है पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था। जो पैंजिया का जो निर्माण हुआ था वो अलग अलग जो महाद्वीपीय खंड है उनके अभिसरण से बना था जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पैलियोमैग्नेटिक आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आकी गई है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। कौन कौन से? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और तीसरा जो है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होता है? जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं। जैसे मान लीजिए दो प्लेट हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में ऑपोजिट साइड में जो है अलग हटती है और यहाँ पे जो है जब ये दूर जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे लावा आएगा या फिर तो जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर आएगा तो यहाँ पे जो है नई परपटी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। तो इस प्रकार के प्लेट को जो है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज या अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हट रही है, जैसे ये स्थान है, यहाँ से दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हट रही हैं तो उस स्थान को स्प्रेडिंग साइट कहते हैं। अपसारी सीमा का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूपर्पटी नष्ट होती है, जैसे एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, इस प्रकार से एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ जाए धंसती है और जहाँ भूपर्पटी जो है वो नष्ट होती है। क्लियर? आप देखें ऐसे, जैसे ये एक प्लेट है और एक प्लेट जो दूसरी प्लेट है वो इस प्रकार है। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूपर्पटी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है, जैसे ये प्लेट है और यहाँ पर जो है धंस रही है तो इसको जो है क्या कहेंगे? सबडक्शन जोन। इस एरिया को सबडक्शन जोन कहते हैं। तो अभिसरण जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है, या तो वह महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट हो उनके बीच में, जो दूसरा है वो महासागरीय प्लेटों के बीच में, यानी दोनों जो प्लेट हो वो महासागरीय प्लेट हो, और जो तीसरा है वो या तो दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहाँ न तो नई परपटी का निर्माण होता है और न ही परपटी का विनाश होता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है कि न तो नई परपटी का निर्माण होता है और न ही परपटी का जो है विनाश होता है, तो उनको क्या कहते हैं? रूपांतर सीमा। और इसका जो कारण है, इस सीमा पर प्लेटें जो एक दूसरे के साथ जो है वो क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश दो प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। तो जो ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स होते हैं ये मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। तो जो कटकों के शीर्ष होते हैं, जो रीजेस होते हैं, उनके शीर्ष पर एक ही समय पे सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं।
फिर नेक्स्ट है रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो जो आर्कटिक कटक की प्रवाह दर है वो सबसे कम है, वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर है। और जो सबसे अधिक है वो ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार है, जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है। जो इसकी प्रवाह दर है वो सर्वाधिक है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। फिर है फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट। तो जो प्लेट मूव करता है उसके लिए कौन कौन से फोर्स जो है उत्तरदायी होते हैं। तो जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी जो है एक ठोस गति रहित पिंड है। पृथ्वी कैसी है, एक ठोस है, गति रहित पिंड है। सागरीय अधस्तर विस्तार और प्लेट विवर्तनिक दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है और प्लेट टेक्टोनिक्स, इन दोनों कॉन्सेप्ट ने इस बात पर फोर्स किया कि जो पृथ्वी का धरातल है वह भूगर्भ है, दोनों ही स्थिर नहीं है, दोनों ही क्या है, गतिमान है। प्लेट विचरण करती है, यह आज एक अकाट्य तथ्य। जो हमारा प्लेट है वो मूव करती है, यह एक अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना गया है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही है। तो प्लेट के नीचे जो चलायमान चट्टानें हैं वो कैसे मूव कर रही है, वृत्ताकार रूप में। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। तो हमने थ्योरी में पढ़ा कि जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर आता है और वह धरातल पर पहुंचता है, ठंडा हो जाता है और जम जाता है, फिर वो गहराई में, वह चट्टान जो है गहराई में जा कर के फिर नष्ट हो जाता है। तो यही चक्र जो है बार बार दोहराया जाता है और ये एक चक्र का रूप धारण कर लेता है और इस चक्र को जो है कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम है, रेडियोधर्मी। तो जो पृथ्वी है उसके अंदर उत्पत्ति जो जनरेट हो रहा है उसका दो माध्यम है, दो माध्यमों से वो टेम्परेचर जो है उत्पन्न होता है, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्टता। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को जो है प्रतिपादित किया था, जिसने बाद में हैरी हेस की जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट है उसको प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रभावित करता है। तो जो प्लेट है, प्लेट के नीचे क्या है, मेंटल है, कैसा है, वह दुर्बल है और उष्ण है, और इसी के कारण जो प्लेट है वो मूव करता है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। आप सभी का फिर से बहुत धन्यवाद।